Assalamu alaikum. Last time we were discussing second language acquisition, the methods to acquire second language or to learn second language. The last time we were studying grammar translation method and audiolingual method. Today we will discuss the rest of the methods through which we can learn the second language. First of all, we will discuss direct method of learning. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो कौन सा मेथड है? आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो था वो फॉरेनर्स ने यानी वेस्टर्न ने इंट्रोड्यूस किया था लैटिन लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो क्या है, उसके बाद उन्होंने जो है एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या था? डायरेक्ट मेथड की अप्रोच जो थी वो नेचुरल अप्रोच थी। नेचुरल अप्रोच से क्या मुराद है कि उन्होंने एक ऐसा तरीका निकालने की कोशिश की जिससे जो सेकंड लैंग्वेज है वो आप फर्स्ट लैंग्वेज की तरह सीख सकें। जैसे आप एक नेचुरली आप फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं, वैसे आप सेकंड लैंग्वेज को भी सीख सकें। इसलिए ये लेट 19th सेंचुरी में ये मेथड आया था। और डायरेक्ट मेथड में क्या था कि आपने जो टीचिंग करनी है आपने उसी टारगेट लैंग्वेज में करनी है, यानी आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्टूडेंट को गाइडलाइन देनी है सारी की सारी। ये आपका डायरेक्ट मेथड था। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे या इसका जो पर्पस था डायरेक्ट मेथड का, उसका क्या था कि इसमें स्पीकिंग स्किल्स को और लिसनिंग स्किल्स को जो है वो टारगेट किया जाता था कि आपकी क्या चीज इंप्रूव करनी है, स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें आपने ग्रामर नहीं सीखनी। जिस तरह हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे पहले हम ग्रामर को सीखते हैं, इसी तरह यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने ग्रामर को नहीं सीखना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने स्पीकिंग और लिसनिंग में जो है वो इन्वॉल्व होना है। ठीक है, अब इसमें जो है आपने जो है वो हमेशा याद रखना है, जब भी हम कोई मेथड पढ़ते हैं लैंग्वेज के लिए, तो आपने उसमें टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल जो है वो जरूर आपने देखना है। ठीक है, ये मैं आपको जो है इस बुक में से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको नोट्स में से पढ़ा रही हूँ, मैंने अपने बनाए हैं। ठीक है, इस बुक में नहीं है ये। अब ये जो मैं आपको मेथड्स पढ़ा रही हूँ ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में भी आते हैं, ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में भी आते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो टॉपिक है ये इंटरमिक्स है, ये लिंग्विस्टिक्स को भी कवर करता है और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को भी कवर कर रहा है। अब ये जो मेथड्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के कोर्स में जो है वो ज्यादा डिटेल में जो है वो बताए गए। यहाँ पे उन्होंने इतनी डिटेल में नहीं बताया इसको, इसलिए मैं आपको एक ही दफा जो है वो डिटेल में पढ़ा रही हूँ ये सारे मेथड्स जो हैं। ठीक है, अब आपने जो है इसमें जब भी आप मेथड्स पढ़ते हैं आपने इसमें स्टूडेंट का रोल और टीचर का रोल इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि उनका रोल क्या है लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसमें जो है स्टूडेंट का एक्टिव रोल है और टीचर का पैसिव रोल है। ठीक हो गया? टीचर का पैसिव रोल क्या है कि टीचर जो है यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, हम टीचर की बात इतनी नहीं सुनते जितनी हम स्टूडेंट की सुनते हैं। इसमें हम स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि वो टारगेट लैंग्वेज में बात करें। ठीक है, स्टूडेंट टीचर जो है वो स्टूडेंट को नहीं रोकेगा किसी भी चीज से। अगर वो कोई चीज गलत भी बोल रहा है तो टीचर जो है वो उसको उस तरह से करेक्ट नहीं करेगा जिस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है वो करेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है, नेचुरल तरीके से जो है वो लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर जो है टीचर उसकी गलतियां सही भी करता है तो वो उसे बार बार जो है री इन्फोर्स करेगा। ठीक है, टीचर जो है उसे बार बार कहेगा कि आपने ये गलती अगर की है तो आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। वो उसको सही जो है उसका तरीका बताएगा, सही अप्रोच बताएगा वर्ड्स की। ठीक है, जो वर्ड उसने गलत बोला है उसका वो सही तरीका उसको बार बार बताएगा ताकि वो अच्छी तरह उस चीज को सीख ले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। मेरा माइक जो है वो ऑन है, और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिससे आवाज नहीं आ रही?
मेरा माइक फोन जो है वो ओपन है। ओके, आप जो है जिनको आवाज नहीं आ रही, आप अपना जो है रीस्टार्ट करके देख लें, शायद आ जाए। ठीक है, ये जो हम मेथड पढ़े हैं ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो टीचर का रोल है वो पैसिव है। पैसिव रोल का मतलब है कि टीचर जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता लर्निंग में। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है लर्निंग के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो है जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसा बच्चा कैसे सीखता है डायरेक्ट मेथड में, थ्रू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, थ्रू कॉन्टेक्स्ट, थ्रू एक्शन एंड इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। ठीक है, अब वो क्या है, जब भी वो लैंग्वेज सीख रहा है तो उसके पीछे जो है वो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा उसके पास अवेलेबल, कि जैसे अगर उसने पानी पीना है, ठीक है, तो वो जो है उसके मुताबिक जो है वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा कि मैं पानी पीने जाऊं। वो टीचर से इस तरह से बात करेगा कि मैं जो है वो पानी पीने जाना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा, या टीचर जो है उसे कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा जिसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, वो गलती करेगा, ठीक है, टीचर उसको बताएगी कि आपने ये गलत बोला, आप इसको दोबारा इस तरह सही तरीके से बोले। वो फिर बच्चा जो है वो दोबारा सही तरीके से बोलेगा, इस तरह जो है वो लर्निंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि ग्रामर जो है उसके रूल्स नहीं सिखाए जाते। अब इस अप्रोच में क्या देखा जाता है, इस अप्रोच में देखा जाता है कि बच्चा जो रूल्स है लैंग्वेज के, यानी जो ग्रामर के रूल्स हैं वो खुद ब खुद सीखे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि बच्चों से जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्रामर के रूल्स वो खुद ब खुद सीखें। जिस तरह अगर वो कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जिस तरह दे आर ईटिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे, टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ईटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ गया आई एम ईटिंग। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो बोलता है कि दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं, और फिर वो बोलता है आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस मेथड में यहाँ पे उसको नहीं बताया था कि ग्रामर के रूल्स क्या हैं, वर्ब कैसे लगते हैं, उसको नहीं पता था। लेकिन जब ये बोलेगा तब उसको पता लग जाएगा कि दे है, दे का मतलब है ज्यादा है, इसलिए इसके साथ आर लग गया है। आई जो है यानी अकेला है, एक है, इसलिए इसके साथ एम लग गया। ठीक है, तो इस तरह करके वो खुद ब खुद सीखेगा। ये डायरेक्ट मेथड की जो है वो अप्रोच है कि स्टूडेंट ने खुद ब खुद सीखने, नाउन भी खुद सीखेगा, वर्ब भी खुद सीखेगा। ठीक है, बोलने से उसको आएगा ये सारा कुछ। ठीक है, अब वोकेबलरी उसकी इन्हांस कैसे होगी, वोकेबलरी इन्हांस करने के लिए जो टीचर जो है वो विजुअल एड्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि अब जैसे अगर कोई डस्टर है, तो वो डस्टर जो है वो उसको दिखाएगा टीचर, और उससे कहेगा कि ये जो चीज है, ये जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, इसको डस्टर कहते हैं। ठीक है, या ये सामने जो बोर्ड आपको लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो इस तरह विजुअल एड से, या चेयर पड़ी हुई क्लासेस के अंदर तो उनको चेयर्स पे हाथ रख के बताएगा कि दिस इज चेयर। ठीक है, तो इस तरह विजुअल एड्स के जरिए जो है वो बच्चों की वोकेबलरी को इन्हांस किया जाएगा। अब ये जो है ये डायरेक्ट मेथड जो है ये इतना जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो एरर थी इस मेथड की वो यही थी कि इसमें ग्रामर बच्चों को नहीं सिखाई जा रही, और बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रामर खुद ब खुद सीखे। ठीक है, तो जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है वो नेचुरली तौर पे इस तरह की चीजें नहीं सीख सकता। ठीक है, अनलेस कि वो बहुत छोटा है, यानी 6-7 मंथ्स का है, और तब उसने जो है वो सीखना शुरू किया। लेकिन ये जो डायरेक्ट अप्रोच है ये इतनी फिजिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर ये सारी चीजें खुद ब खुद नहीं सीख सकता। अब इसके बाद जो हमारे पास मेथड आता है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग का आता है, कम्युनिकेटिव का आता है। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो कब आई थी, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड के बाद आई थी कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, अब आप जब भी एक मेथड में कोई ना कोई फ्लॉज आते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए जो है वो दूसरा मेथड आता है। ठीक है, और कोई भी अगर आप कहीं पे भी चले जाएं दुनिया में, तो इंग्लिश लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि
3-4 मेथड्स को मिक्स करके जो है लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, अब आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है, कि ये ऐसा तरीका है कि आप लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मकसद था इस मेथड का, वो फ्लुएंसी थी और एक्यूरेसी थी, यानी कि आप जो है आप सही तरीके से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकें और आप एक्यूरेट हो उसके अंदर इस्तेमाल करने में, लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में आप जो है वो एक्यूरेट हैं। मैम लेकिन फ्लुएंसी और एक्यूरेसी एक साथ तुलाना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, लेकिन ये यही चीज जो है वो यहाँ पे मेथड के जरिए उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने ये रखे हुए हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि सिर्फ एक मेथड काफी नहीं है फ्लुएंसी के लिए और एक्यूरेसी के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए 2-3 मेथड्स को मिक्स करके ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे इसको पढ़ते हैं मेथड को, फिर हमें और क्लियर होगा कि इसमें जो है वो एक्यूरेसी वो कैसे लाएंगे इस मेथड में। ठीक है, अब इसमें जो आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग है, इसमें टीचर का रोल जो है वो एज अ फैसिलिटेटर है। ठीक है, फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर का क्या मतलब होता है कि फैसिलिटेटर वो बंदा होता है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको इंकरेज करता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, अब इस तरह नहीं है कि जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है कि टीचर जो है वो बच्चों को डांट रहा है कि आपने गलती की, आप फेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेथड में ये कि टीचर का रोल ये है कि उसने बच्चों को सपोर्ट करना है। अगर वो गलती भी कर रहे हैं तो वो टीचर जो है उसको इंकरेज करेगा बार बार कि आपने बोलना है क्लास में। ठीक है, जिस तरह कुछ बच्चे क्लास में शाय होते हैं, नहीं बोल पा रहे होते, तो ये टीचर का काम है कि वो उन बच्चों को पिन पॉइंट करे और उनसे कहे कि वो पार्टिसिपेट करें क्लास में। ठीक है, तो एज अ फैसिलिटेटर जो है वो टीचर का रोल है इसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में। अब इसमें जो है इस कैसे जो है वो लैंग्वेज को सीखा जाता है, लैंग्वेज को जो है वो रोल प्ले के थ्रू सीखा जाता है। रोल प्ले क्या होता है कि आप जो है उन्हें कोई भी बच्चों को स्क्रिप्ट दे दें और उन्हें कहीं एक एक रोल जो है उनको असाइन कर दें और उन्हें कहीं कि आपने ये प्ले करके दिखाना है। तो इस तरह जो है रोल प्ले करने से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड जो है वो सिखाया जाता है। अब इसमें जो है आप जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं बच्चों के साथ। अब इस मेथड में क्या किया जाता है कि बच्चों को रोल प्ले दिया जाता है, यानी बच्चों को जो है स्क्रिप्ट दी जाती है और वो उसको प्ले करते हैं। अब इसका क्या फायदा है कि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, एक दूसरे के साथ ओपिनियन शेयर करें। ठीक है, अपनी ओपिनियन जो है वो कैसे शेयर करेंगे, एक दूसरे से बात करके। ठीक है, आप अपनी ओपिनियन जो है वो कब दे सकते हैं, जब आप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अपने आइडियाज शेयर करेंगे। तो इसमें जो है आपने जो अपने आइडियाज जो है वो दूसरे अपने मेट्स के साथ जो है हमने शेयर करने। अब ये जो चीज है, ये जो मेथड है, ये बाकी मेथड से यूनिक है। वो यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें रोल प्ले हो रहा है, इसमें बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन को बढ़ाया जा रहा है, जबकि पिछले मेथड में हमने देखा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने जो फोक्स हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो आपके मेट्स हैं, उनके साथ आप कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि अपनी ग्रामर के रूल्स सीख रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने जो है वो अपने ओपिनियन को जो है वो आगे रखना है। आपने अपने आइडियाज को शेयर करना है, ताकि जब आप रियल लाइफ में लैंग्वेज को यूज करने जाएं तो आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकें। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है लैंग्वेज में वो यही होता है कि हम अपने आइडियाज को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। तो जिस तरह आप मदर टंग में जो है अपनी बात कह देते हैं, वैसे आप फॉरेन लैंग्वेज में या सेकंड लैंग्वेज में नहीं कह पाते। तो इस मेथड का जो है वो क्या मकसद था कि आप वो कम्युनिकेट जो है वो इस मेथड के जरिए कर सकें। अब टीचर जो है वो इसमें क्या करता है, इस मेथड को और इसके अंदर डिटेल में जाने के लिए वो क्या करता है कि बच्चों को न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है। टीचर जो है वो बच्चों को न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है ताकि वो उसमें से कोई भी आर्टिकल सिलेक्ट करें और उसके ऊपर बातचीत वो करें। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करें। इसी तरह जो है वो इंटरव्यूज जो है टीचर बच्चों से कंडक्ट करवाते हैं
उनके इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। उनको जो है वीडियोस, उनके साथ एजुकेशनल वीडियोस शेयर की जाती हैं, ताकि वो रियल लाइफ के साथ जितना ज्यादा वो कम्युनिकेट करेंगे उतनी ज्यादा वो लैंग्वेज को सीखेंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स को जो है उनके साथ इंटरव्यू भी उनसे किया जाता है, और स्टूडेंट्स बाहर जाके भी इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूअल प्रोसेस हो रहा है कि स्टूडेंट जो है वो नॉलेज ले भी रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, ठीक है। जो जो चीजें वो सीख रहा है उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस मेथड की जो अप्रोच है वो स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच है, स्टूडेंट के ऊपर ही सारा कुछ जो है इसमें रिलाई कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस मेथड का मकसद ये है कि आपने लैंग्वेज को जो है आपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि आपने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ना है इसमें, ठीक है। जिस तरह पहले हमने रूल्स और रेगुलेशन, या जिस तरह भी हमने लिंग्विस्टिक्स को पढ़ा है, हम इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है। लेकिन कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसमें स्ट्रक्चर पे इतना फोकस नहीं किया जाता, बल्कि कम्युनिकेशन फोकस किया जाता है। अब इसका जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो क्या है, इसके नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि ये नॉन वेस्टर्न एरियाज में जो है वो नहीं लग सकता, ठीक है। नॉन वेस्टर्न एरियाज यानी कि जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव नहीं है या कॉमनली यूज नहीं होती इंग्लिश लैंग्वेज, वहां पे आप इस मेथड को इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो है डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू फिक्स कॉम्प्लेक्स मिस्टेक्स। अब यहाँ पे चूंकि इसमें ग्रामर नहीं पढ़ाई जा रही, बच्चों को फॉर्म का नहीं बताया जा रहा, तो इसलिए अगर कोई बच्चा जो है वो बड़ी मिस्टेक कर रहा है लैंग्वेज में, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसलिए वो उसको सही नहीं कर सकता। सही क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ग्रामर की नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि प्लूरल फॉर्म क्या है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए वो अगर कोई ऐसी वो मिस्टेक बड़ी किस्म की करता है तो उसको वो खुद से सही नहीं कर सकता, टीचर को उसको सही करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच जो है वो आपकी जो है खत्म होती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड है वो है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, यानी टास्क बेस्ड, यानी आपने टास्क के जरिए आपने लैंग्वेज लर्न करनी है टास्क के जरिए। अब ये जो मेथड है आपका ये 1980s में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया है ये कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो लैंग्वेज में शामिल हो गई है। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब है कि लैंग्वेज सिर्फ लिखने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि लैंग्वेज जो है वो अब जो इसका जो नजरिया है लैंग्वेज सीखने का वो क्या है, कम्युनिकेशन है। पहले लैंग्वेज को हम एज अ लैंग्वेज पढ़ रहे थे, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जो जितने मेथड्स आगे आएंगे, आगे आपके दो मेथड्स और हैं, आगे जो दो मेथड्स और हैं वो कम्युनिकेटिव अप्रोच की सब कैटेगरी है, यानी कि वो भी कम्युनिकेशन को ही टारगेट करें ज्यादा से ज्यादा। अब जो टास्क बेस्ड लर्निंग है, अब इसमें ये क्या है, ये थोड़ा सा मॉडर्न मेथड है। अगर हम इसे देखा जाए तो ये 1980s के अंदर ये मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था। टास्क बेस्ड से जो है वो आपको नाम से पता लग रहा है कि ये जो है ये किसी टास्क के बारे में, यानी कि आपने जो लैंग्वेज लर्न करनी है या आपने एक टास्क के थ्रू जो है इसको लर्न करना है। अब इसमें जो है आप ऑथेंटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑथेंटिक लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जिस तरह नेटिव स्पीकर लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है, नेटिव स्पीकर कैसे लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, वो जो है वो ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करता, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा होता है, यानी उसकी जो सेंस है वो सही बन रही होती है, सेंस उसकी सही होती है, लेकिन ग्रामर जो है ग्रामर की मिस्टेक्स वो करता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो लर्नर है वो क्या है, ऑथेंटिक लैंग्वेज को यूज कर रहा है टू कंप्लीट द मीनिंगफुल टास्क इन टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। अब जो टारगेट लैंग्वेज है यानी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर उस लैंग्वेज के अंदर रहते हुए उसने टास्क को कंप्लीट करना है। टीचर जो है वो बच्चों को टास्क देती है और उस टास्क के थ्रू जो है बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। अब ये जो टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग है ये क्या है, ये ग्रुप बेस्ड लर्निंग है। पहले जितनी भी लर्निंग हमने देखी है कम्युनिकेटिव अप्रोचेस से पहले जितनी भी लर्निंग है वो सारी इंडिविजुअल लर्निंग हो रही है, ठीक है। यानी आप एक आइसोलेटेड स्पेस में भी जाके जो है लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें मेथड जो है वो पढ़ें, उसमें आप किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिकेटिव अप्रोच
उसके बाद जितनी अप्रोचेज आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, वो इंटरेक्शन बेस्ड है। आपने अपने कोलीग्स के साथ, ठीक है, उनके साथ मिलकर जो है वो लैंग्वेज को सीखना है। इसलिए ये सारी की सारी जो है ये क्या है, ये ग्रुप लैंग्वेजेस हैं, ये ग्रुप एक्टिविटीज हैं जो आपको लैंग्वेज सिखा रही हैं, ठीक है। अब इसमें एक्टिविटीज में क्या चीजें शामिल है, इसमें इंटरव्यू शामिल है, इसमें क्लासरूम डिस्कशन शामिल है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो BA MA लेवल पे जो टीचर्स हैं वो क्या है, वो ग्रुप असाइनमेंट्स भी जो है वो बच्चों को देते हैं यूनिवर्सिटी में, और कहते हैं 3-4 बच्चों का जो है वो ग्रुप भी बना दिया जाता है, और उन्हें कहते हैं कि उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाता है, और उसमें क्या है, बच्चे आपस में चीजें डिवाइड कर लेते हैं कि इंट्रो मैं लिखूंगा, बाकी बॉडी पैराग्राफ जो है वो ये बच्चा लिखेगा, ठीक है, एक बच्चा जो है वो बोलेगा बीच में, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटीज है। इसी तरह इसको हम टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, कि आप टास्क के जरिए बच्चों से आप कोई चीज करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लासरूम डिस्कशन यही है कि बच्चे जो हैं, 3-4 बच्चे जिनको टास्क दिया गया, वो आपस में डिस्कस करते हैं चीजें, आपस में जो है वो चीजों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं कि हम ये चीजें करेंगे, और उसके बाद जो है टीचर को वो प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। अब जो असेसमेंट होती है, जो टीचर असेस करता है बच्चों को, वो किसकी बुनियाद पे करता है, वो टास्क की बेस पे करता है कि जो टास्क उनको दिया था उन्होंने उसको कितना अच्छा कंप्लीट किया है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जब टास्क जो बच्चों को दिया जा रहा होता है, तो उसमें बच्चों ने एक दूसरे के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट करना है, उनको समझाना है कि मैंने ये चीज किया, अब आपने ये चीज करनी है। और अगर वो रिटर्न टास्क है या फिजिकल टास्क है, तो वो सारा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू जो है उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड नॉट एक्यूरेटली लैंग्वेज फॉर्म्स, इसमें भी जो है वो क्या है, टीचर असेस करता है कि टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और वो इस चीज पे नहीं देखता कि लैंग्वेज जो है उसने सही लिखी है या नहीं लिखी, ठीक है, यानी ग्रामर के रूल्स उसने फॉलो किए हैं या नहीं किए, टीचर को इस चीज से कंसर्न नहीं होता। टीचर को जो है टीचर जो है उसको आउटकम से, यानी जो टास्क है उससे मतलब है, फॉर्म से मतलब नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो है टास्क बेस्ड, अभी मैंने आपको बताया था कि टास्क बेस्ड जो है वो सब कैटेगरी है कम्युनिकेटिव अप्रोच की। अब इसके बाद जो है ये जो मेथड है आपका टास्क बेस्ड लर्निंग लैंग्वेज का, ये ग्रुप लर्निंग में जो है ये इफेक्टिव है। अगर आपने ग्रुप में बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है तो उसके लिए इफेक्टिव है, ये इंडिविजुअल बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है इसका फायदा क्या है टास्क बेस्ड लर्निंग का, कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको देता है, रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है लर्निंग का। रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट कैसे है कि आपको जो है वो रियल लाइफ से रिलेटेड जो है वो कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, टीचर जो है वो आपको टास्क देगा कोई भी करने के लिए, तो वही वो जो टास्क होगा वो रियल लाइफ से जो है वो सिमिलर होगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है जब आप उसको रियल लाइफ में लैंग्वेज को आप यूज करने जाएंगे तो आपको इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी उसको लैंग्वेज को यूज करने के लिए। अब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें क्या है कि बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है क्योंकि उन्होंने कभी किसी नेटिव लैंग्वेज नेटिव स्पीकर को नहीं सुना होता, कभी किसी से कम्युनिकेट नहीं किया होता, इसलिए उनको कम्युनिकेशन में जो है वो मुश्किलात आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टास्क ही वो इस किस्म का देते हैं कि बच्चे जो है रियल लाइफ में उसको यूज कर सकें। अब ये जो टास्क बेस्ड लर्निंग है, ये आज तक की जो है काफी इफेक्टिव और सक्सेसफुल जो है ये टीचिंग का एक तरीका है, ठीक है। टास्क बेस्ड लर्निंग जो है वो सबसे जो है वो एक्यूरेट या फिर सबसे ज्यादा जो है सक्सेसफुल समझी जाती है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो अगला जो हमारे पास मेथड है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है ये डॉक्टर जेम्स जे अशर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसमें जो है वो ये वाला टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, ये भी सब कैटेगरी है कम्युनिकेटिव अप्रोच की, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने ये जो है वो एक तरीका बताया है कि आप कैसे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ है।
यानी कि आपने सेकंड लैंग्वेज जो है वो उस तरीके से सीखनी है जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या है कि वो कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है क्लासरूम में उस तरह से लर्निंग करें जिस तरह से वो फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस तरह क्या है, आपको मैंने फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में बताया था कि बच्चे जो है 4 से 6 माह का जो बच्चा होता है वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा होता है चीजों को अपने इर्द गिर्द, वो देख रहा होता है कि उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। अब वो सारी चीजें जो है वो अपने अंदर जो वर्ड्स होते हैं या फोनेटिक्स होती है या साउंड्स होते हैं या पैटर्न होता है लैंग्वेज का, वो अपने अपने जहन के अंदर जो है उसको एक्यूमुलेट कर रहा होता है, लेकिन अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक दो बाउल साउंड जो है वो सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले 1 वर्ड पे आता है, फिर 1 वर्ड से 2 वर्ड पे, और फिर उसे मल्टी वर्ड पे चला जाता है वो। अब यहाँ पे जो डॉक्टर जेम्स है वो भी कहता है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में हम चाहते हैं कि स्टूडेंट भी इसी तरह सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करें। ठीक है, अब वो जिस तरह चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज सीख रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट भी वैसे लैंग्वेज सीखे। इसमें क्या है कि टीचर उसके साथ कम्युनिकेट करे। अब यहाँ पे जो टीचर का रोल है, टीचर का रोल जो है वो एज अ पेरेंट जो है वो दिखाया गया कि जैसे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनकी जो है करेक्शंस करते हैं, वैसे ही टीचर भी उनकी स्टूडेंट्स की करेक्शंस करे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टीचर का काम ये होना चाहिए कि वो एक वर्ड बोले और उसको वो डेमोन्स्ट्रेट भी करे, यानी उसको करके भी दिखाए। अगर वो कोई सेंटेंस बोल रहा है तो उसका वो एक्शन भी करके दिखाए। ठीक है, सेंटेंस भी हो और साथ एक्शन भी हो। अब जिस तरह अगर टीचर कहता है कि मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो वो साथ पानी भी पी रहा हो। ठीक है, अब वो ग्लास में से जो है वो पानी भी पी रहा हो, तो इसलिए जो है इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो की जाए ताकि बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से उस चीज को समझ सकें। अब इसके बाद टीचर का जो दूसरा रोल है इस मेथड में, टीचर का दूसरा रोल ये है कि वो साउंड्स को जो है वो बार बार रिपीट करे। जो भी वो वर्ड्स बोल रहे या जो भी सेंटेंसेस वो बोले उसे बार बार रिपीट करे। अब जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में भी हमने देखा था कि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के साथ बार बार जो है वो एक ही सेंटेंस को बोलते रहते हैं जब तक उस बच्चे को समझ ना आ जाए, या जब तक वो बच्चा जो है उसके बारे में कोई क्लू ना दे दे, हामी ना भर दे या ना कह दे उसके बारे में, तब तक पेरेंट्स जो है वो उससे पूछते रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि टीचर का भी यही काम होना चाहिए कि जिस तरह पेरेंट्स री इन्फोर्स करते हैं बच्चों को या रेपिटेशन प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह जो टीचर है वो भी रेपिटेशन प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे जो है वो 3-4 उसने मेथड्स जो है वो बताए हुए हैं। इसमें क्या है, मेथड्स क्या है बच्चों को पढ़ाने के कि टीचर जो है वो बच्चों को कमांड करे, यानी हुक्म दे। जिस तरह क्लास में टीचर्स कहते हैं ओपन योर बुक या क्लोज द डोर, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो बच्चों के साथ बोले ताकि बच्चों को उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ आए, उसका मीनिंग भी समझ आए कि वो क्या बात कह रहा है टीचर। ठीक है, अब इसमें टीचर जो है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप किसी को कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या मना कर रहे हैं किसी चीज से, या एडवाइस कर रहे हैं। ये 4 चीजें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस तरह के जो 4 सेंटेंसेस हैं, सबसे जो सिंपल सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 3-4 वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस बनाता है। जिस तरह आप टीचर जो है वो बच्चों को कह सकता है कम इन द क्लास, स्टैंड अप, सिट डाउन, या कीप साइलेंस इन द क्लास। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के वो जो है बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग करवा सकता है। ठीक है, तो टीचर को चाहिए कि वो क्लास में क्या करें, इम्पेरेटिव्स का जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है स्टोरी टेलिंग का। ठीक है, टीचर को चाहिए कि वो स्टोरी के जरिए बच्चों को जो है लैंग्वेज जो है सिखाए। जिस तरह आपको याद होगा जब बचपन में जो है वो पेरेंट्स जो होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, और आपको याद होगा कि वही स्टोरीज जो है वो आपको जवानी तक आपको वो याद रहती है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसीज की जो है वो
या क्रो की जो कहानी है वो भी सबको याद है। ठीक है, वो क्यों याद है? क्योंकि वो आपकी जो स्टोरी टेलिंग होती है, या स्टोरी जो होती है, एक कहानी जो होती है, वो इंसान के जहन में रह जाती है। उसको इरेज करना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, उसको सुनाना सबसे आसान है स्टोरी को, और उसको इरेज करना किसी की मेमोरी से वो सबसे मुश्किल है। तो इसीलिए उसने स्टोरी टेलिंग को जो है उसने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है लैंग्वेज सिखाने में। ठीक है, जेम्स कहता है कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप लैंग्वेज को भी सिखाएं। तो इसी तरह ये दूसरा तरीका टीचर के पास कि वो स्टोरी टेलिंग के जरिए लैंग्वेज सिखाए। और पहला तरीका क्या था कि इम्पेरेटिव यूज करे अपनी टीचिंग के अंदर। अब इसका जो एडवांटेज है इस मेथड का, या इस लर्निंग मेथड का, वो एडवांटेज क्या है कि जो यंग लर्नर्स हैं, यानी जो टीनेजर्स हैं, जिन्होंने लैंग्वेज अभी सीखना शुरू किया, उनके लिए जो है ये बेनिफिशियल है। ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल है। और इसमें जो है इस क्लासरूम सेटिंग में जो है आप मिक्स्ड, इस क्लास को जो वो हम मिक्स्ड क्लास कह सकते हैं, या मिक्स्ड एबिलिटी क्लास कह सकते हैं। मिक्स्ड क्लास ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें आप अपने दो सेंसेस को यूज कर रहे होते हैं, यानी आप इसमें जो है वो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और साथ साथ आप एक्शंस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्शंस के थ्रू आप अपने सेंसेस आप अपने फाइव सेंसेस के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। तो इसलिए आपके ये एक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं और आपकी लैंग्वेज भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको मिक्स्ड एबिलिटी क्लास भी कहते हैं। इसमें आप अपने सारे सेंसेस को इस्तेमाल करके लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप सिर्फ ये जो मेथड है ये बिगिनर लेवल के लिए तो ये सही है, लेकिन अगर जो एडवांस्ड लर्नर है उसके लिए ये मेथड नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि जो एडवांस लर्नर है उसने ग्रामर भी सीखनी है, उसने रूल्स भी देखने हैं, उसने फॉर्म भी सीखनी है, उसने स्ट्रक्चर भी सीखना है लैंग्वेज का। तो ये जो है अभी स्ट्रक्चर को या ग्रामर को टारगेट नहीं कर रहा है। इसलिए जो आपके जो हायर ऑडियंस है उसके लिए ये फिजिबल नहीं है, बल्कि जो बिगिनर लेवल, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इफेक्टिव मेथड है। अब इसके बाद जो है नॉट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कैन बी टॉट थ्रू इट। ठीक है, ये वही वाली बात है कि आप लैंग्वेज का हर पार्ट जो है वो रेपिटेशन के साथ या एक्शंस के साथ नहीं सिखा सकते। ठीक है, वही आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, या लेटर राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, और आपके पास शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये सब पार्ट्स हैं लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये आप ये सारी चीजें जो हैं वो आप टोटल रिस्पॉन्स थेरी के साथ या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ आप नहीं सिखा सकते। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्शंस को टारगेट कर रहे हैं, या जो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन को टारगेट कर रहे हैं मेथड, उसके जरिए आप सब कुछ नहीं पढ़ा सकते। तो जैसे अभी मैंने स्टार्ट में कहा कि आपने जब भी किसी लैंग्वेज को आपने पढ़ाना होता है या सिखाना होता है या सीखना होता है, तो आप दो तीन मेथड्स को मिक्स करके जो है वो एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, एक सिलेबस तैयार करते हैं, जिससे आप बच्चों को वो लैंग्वेज सिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो थे ये सारे हमारे मेथड्स थे सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, अब हमारी जो क्लास है ये भी जो है इसका भी टाइम खत्म होने वाला है। तो आपको जो है ये जब हम क्लास में भी एंटर होंगे तो उसके बाद हम जो है वो नया सेशन स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है ये सबसे इजी टॉपिक है। इससे ज्यादा आसान टॉपिक जो है ना लिटरेचर में हो सकता है, ना लिंग्विस्टिक्स में हो सकता है। इससे पहले वाले जो मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा है वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। ये वाला जो है ये मेथड है ये बहुत आसान है।
इसमें सिर्फ आपने 3-4 चीजें याद रखनी है और वही 3-4 चीजें आती हैं पेपर में, एमसीक्यूज में। इसमें आपने देखना है टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, टारगेट क्या है मेथड का, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसका जो है और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, बस। दैट्स इट। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं, या इसका अल्टरनेटिव नेम पूछ सकते हैं, किसका नाम क्या था, वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपसे नहीं पूछ सकते ये क्या चीजें हैं, ठीक है, या डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। इन मेथड्स में सिर्फ यही चीजें हैं। और ये जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स हैं। और ये सेकंड लैंग्वेज जो है एक्विजिशन या लर्निंग, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी ये मेथड इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो जो हैं इंटरमिक्स थे, इसलिए इनको मैंने एक साथ ही पढ़ा दिया आपको। जी ये ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का ही जो है एक पार्ट है। मैम ये ग्रुप में मैंने नोट्स शेयर किए हैं, आप काइंडली इनको शेयर वो कर दे, चेक कर दे। मैं आपको कर देती हूँ, मैं आपको बता देती ठीक है मैम।